Respectable participants, welcome to 21st lecture of BCRW. Today, फैजुल्ला साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर है सर। अच्छा, ओके ओके ओके। चलें फिर जरा ये 150 से ऊपर जाने दो जरा नंबर, फिर करते हैं शुरू, ठीक है? ठीक हो गया सर। हाँ, तो 2-3 मिनट लगेंगे, लेकिन ये कुछ मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ जाएं।
जी पार्टिसिपेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आज हमारा 21वां लेक्चर है और बिफोर टेकिंग स्टार्ट इन टुडेज सेशन आई वुड लाइक टू आस्क, हैव यू रिसीव्ड द प्रीवियस लेक्चर और नॉट? अनवारुल्लाह, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी अनवार। जी प्लीज अस्सलाम बोलिए। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट करनी थी। कल मैं गया था फोटो स्टेट वाले के पास, तो सर उसके साथ मैंने वो 19 लेक्चर शेयर कर दिए, मतलब उसकी फोटो कापी मैंने निकाल ली। तो सर काइंडली अगर आप ग्रुप में ये सारे लेक्चर एक टाइम पे शेयर कर देंगे हमारे साथ, तो हम जो है ना उसकी फोटो कापी भी निकाल देंगे, तो थोड़ी आसानी हो जाएगी सर। अनवार आपका नाम है? जी सर, जी सर। अनवार, ये शेयर करने से क्या फायदा होगा, मुझे ये बताइएगा। सर मैंने वो फोटोकॉपी निकाली थी 20 19 20 लेक्चर्स की, तो सर अगर ये बाकी 10 भी मिल जाए तो इन सारों की भी मैं मतलब क्या बोलते हैं, देखें इकट्ठे देखें, निकाल दूं। हर स्टूडेंट के पास घर के अंदर किताबें मौजूद होती हैं। अगर किताबों का ढेर लगाना ही मकसूद है, लेक्चर का ढेर लगाना ही मकसूद है, तो फिर क्लासेस पढ़ने का तो कोई फायदा ना हुआ। नहीं सर, क्लासेस तो ले रहे हैं, लेकिन मैं ये आई डोंट थिंक योर सजेशन इज प्रैक्टिकेबल। जी सर। प्लीज वेट एंड लिसन माई लेक्चर्स। आई नो बेटर हाउ टू टीच यू पीपल। नहीं वो If तो you सही are है सर। more interested, please go to the market and purchase your books and take your books in your hands. This suggestion is impracticable. दोबारा ना कीजिएगा। एक लेक्चर पढ़ाऊंगा, उसी की शेयरिंग करूंगा। ये तो कोई बात ना हुई कि आपके पास किताबें हैं तो आप पढ़ेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं। जो चीजें मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, ये किताबों में मौजूद हैं। Go and get these books from the market or download from the net. उसमें से ले लें आप। लेकिन मैंने अपनी तरतीब से पढ़ाना है और इसी तरतीब से मैं चलूंगा। तो प्लीज, आपको ज्यादा शौक है बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी पढ़ लेने का, तो भाई आप यू आर एट लिबर्टी टू परचेज द बुक्स फ्रॉम द मार्केट। You are allowed to download the public books from the internet. This is in genuine demand on your part. आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी बोलिए अनवार, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, कौन से दफ्तर से? सर मैं सीएमए पीसी से हूँ, लेकिन है? सर आप नेगेटिव हो। सीएमए कहाँ से? पीसी से सर। सीएमए पेशावर से सर। सीएमए पेशावर से हैं? कौन है आपके कंट्रोलर? सर जी आप नेगेटिव ले रहे हैं, मैंने तो पॉजिटिव तरीके से बात आई की। एम नॉट टेकिंग इट नेगेटिव। द वे आई एम अडॉप्टिंग इज ऑल करेक्ट। नहीं सर, मैं इस मैंने हवाले कह से। दिया है आपको, मैंने आपको कह दिया है कि आप ज्यादा शौकीन हैं पढ़ने के एडवांस में, तो आप बुक्स लें और पढ़ें। मेरे लेक्चर अटेंड करने की जरूरत ही नहीं है आपको। नहीं सर, एडवांस की बात नहीं है, लेक्चर तो हम जरूर लेंगे उधर, मतलब अटेंडेंस का भी 70% पूरा करना है, इस तरह बात नहीं है। लेकिन सर मैं बतौर अपने पास रख के फिर बाद में भी मतलब कोई बंदा स्टडी कर ले, तो इसके लिए कह रहा था। इस तरह तो नहीं है कि बस मैंने इस तरह कर दिया कि बस नोट ले लूंगा और लेक्चर नहीं लूंगा, ऐसा तो हो नहीं प्लीज सकता। अपना माइक बंद कीजिए।
एक चीज मैं आज शेयर करना चाहता हूँ इन द वेरी आउटसेट आर टुडेज लेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर से आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अपने अपने क्वेश्चन पेपर जो हैं, जो पिछले सालों में पिफ्फा के BCRW में आ चुके हैं, उसकी कॉपी डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा। नेक्स्ट टाइम जो लेटेस्ट पेपर आया है उसको मैं डिस्कस करूंगा इसमें से टाइम निकाल के। और अनवार, यू आर also required to download the papers from the net of the paper site and get ready for learning the question papers that I'll explain to you people in the next lecture on Saturday, inshallah. All other students, all other participants are also requested to download the papers. और मैं समर 2023 का BCRW का पेपर डिस्कस करूंगा आपके साथ। आपके पास वो पेपर हार्ड कॉपी में मौजूद होना चाहिए, या कम से कम आपके पास हैंड रिटन होना चाहिए, ताकि मैं एक एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि वेयर द आंसर लाइज ऑफ दिस क्वेश्चन जो है, और उससे कुछ चीजें जो हैं वो शायद ज्यादा बेहतर क्लियर होंगी। तो दिस इज इक्वली applicable to Mr. Anwarul Haq also. आज का लेक्चर जो है वो एज यूजुअल 2 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। पहला पार्ट जो है उसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शंस क्या हैं? एक ऑर्डिनेंस जो है 1977 के अंदर गवर्नमेंट ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बनाया था। अंडर सेक्शन 7 ऑफ दैट ऑर्डिनेंस क्या फंक्शन गवर्नमेंट ने तफवीज किए थे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को, इस पर हम बात करेंगे। ये 4 किस्म की डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स करता है, और उसके अलावा इसके फंक्शन जो हैं वो भी मैं शेयर करूंगा। और ये सवाल फंक्शंस का अलहदा पूछा गया है, और रिक्रूटमेंट्स के बारे में अलहदा क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर ने पूछा है। तो इट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन। इसको देखिएगा कि पहले हम इसके फंक्शंस देखते हैं। what sort of functions have been attributed with the FPSC for making different types of recruitments in the federal government. FPSC is responsible for making recruitments in the federal government under Section 7 of the FPSC Ordinance 177. उसके अंदर सेक्शन 7 के अंदर ये चीज जो है, ये आप यहां से मेरी जो शेयरिंग करूंगा इसको ले लीजिएगा, या आप नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। यू विल फाइंड द इक्वल चांस टू गेट योर आंसर। फंक्शंस ऑफ FPSC जो हैं वो क्या हैं? पहला फंक्शन है टू कंडक्ट टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पर्संस अदर देन ऑफिसर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान who are appointed to such services or posts on recommendations of the high-powered selection board, constituted by the president for the purpose of all Pakistan services, the civil services of federation, and such posts with the connection of the federation made under section 10. अब यहाँ पर 3 चीजों के बारे में इस एक फंक्शन के अंदर बयान हुआ है कि ये तमाम रिक्रूटमेंट जो होती है फेडरल के महकमों के अंदर, उसके टेस्ट कंडक्ट करता है। नंबर 1।
एक्सेप्ट आर्मर्ड फोर्सेस के, उनके अपने टेस्ट हैं, अपना तरीकाकार है रिक्रूटमेंट का। लेकिन जो फेडरल के महकमों की बाकी रिक्रूटमेंट्स होती हैं, उसके टेस्ट कंडक्ट करता है, उसके इंटरव्यू कंडक्ट करता है। इस रिक्रूटमेंट के अंदर सिविल सर्विसेज भी आती हैं। सिविल सर्विसेज से मुराद CSS, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज है। सिविल सर्विसेज मींस सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, जिसके अंदर 12 ग्रुप्स जो हैं, वो जिनका इम्तहान CSS का इम्तहान कहलाता है, उसका इम्तहान लेता है, उनके इंटरव्यू कंडक्ट करता है, उनको फिर फाइनल जो है वो एलोकेशन करता है। तो ये रिक्रूटमेंट्स हो गई दो तरह की। एक वो रिक्रूटमेंट जो कि आम रिक्रूटमेंट है, जिसके अंदर सिर्फ छोटा मोटा टेस्ट हुआ या इंटरव्यू हुआ। आप लोग इसी टेस्ट के तहत जो है वो रिक्रूटमेंट होके आपकी सीनियर ऑडिटर की आई हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्टफोलियो, इसके अलावा जितने भी फेडरल के महकमे हैं, उसमें टीचिंग प्रोफेशन हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, उसके अंदर आपका अकाउंट्स का हो, बाकी महकमे जो हैं, FIA, जितने भी महकमे हैं सारे, वो सारे के सारे की रिक्रूटमेंट FPSC करता है। और सिविल सर्विसेज का इम्तहान अलग कंडक्ट करता है, जिसके अंदर 1200 नंबर का रिटन टेस्ट होता है और 300 नंबर का इंटरव्यू होता है। देन द सिलेक्शन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट, written plus the interview marks. Then the allocation is made to different services of the civil services of Pakistan. तो वो मैंने अर्ज किया कि ये 12 ग्रुप्स हैं सिविल सर्विसेज के। अगर इनके नाम यहाँ बताना तो शायद मेरा ख्याल है कि इट विल टेक टाइम, लेकिन CSS के अंदर 12 ग्रुप्स हैं, उनके इम्तहान कंडक्ट करना, इंटरव्यू कंडक्ट करना और बाकी मामलात जो हैं वो सारे थे। देन दूसरा मेजर फंक्शन जो है FPSC का, वो ये है to advise the president on matters relating to qualifications for and methods of recruitment to the services and posts referred to in class 1। ये ऊपर क्लास A जो दी हुई है, क्लास A, and any other matter which the president may refer to the commission। इसके अलावा भी प्रेसिडेंट जो डायरेक्शन देंगे FPSC उसके ऊपर अमल करने का पाबंद है। ये दो फंक्शन जो हैं, ये आपके ये इम्तहान के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है। अगर इससे नंबर बढ़ जाएं तो फिर आपने कुछ और भी आंसर में ऐड करना होगा। अपॉइंटमेंट्स, recruitments to posts under the federal government. Number 1, appointment to the various posts in BPS 16 and are above which fall within the purview of the commission shall be made in accordance with the recruitment rules framed in consultation with the FPSC and with the concurrence of the establishment division। तमाम पोस्टें जो 16 ग्रेड से ऊपर फॉल करती हैं, 16 और उससे ऊपर, उन सब की रिक्रूटमेंट जो है वो कमीशन के परव्यू में फॉल करती है। उसकी कैसे रिक्रूटमेंट करनी है, वो रूल्स फ्रेम किए जाते हैं। FPSC जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के साथ कंसल्टेशन से वो रूल बनाता है कि ये किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगी। Number 2, whenever a post is entrusted to the commission for recommending a suitable candidate, a requisition on the prescribed form accompanied by a copy of approved recruitment rules and after prescribing regional provincial quota should be sent to the commission। जिस भी महकमे ने रिक्रूटमेंट करनी होती है वो रिक्विजिशन करता है कमीशन को
रिक्वेस्ट करता है कि हमें सूटेबल कैंडिडेट्स जो हैं वो आप सिलेक्ट करके दें। ये हमारे महकमे के रूल है। आपकी अकाउंट्स के महकमे की जो आपकी रिक्रूटमेंट हुई है, वो रूल्स जो हैं वो सीजीए के बनाए हुए हैं, एडिटर जनरल के बनाए हुए हैं। वो रूल बेचते हैं प्लस रिक्विजिशन करते हैं एक जो प्रेस्क्राइब परफॉर्मा होता है कि हमें इतने सीनियर ऑडिटर्स जो हैं वो रिक्रूटमेंट करके दें। इसके अंदर चूंकि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, तो फेडरेशन के अंदर जितने सूबे हैं या रीजनल कोटा के तहत उनकी रिक्रूटमेंट एफटीएससी करके देता है। Once a requisition has been sent for recruitment and the post has been advertised by the commission, the qualification should not be revised. This is an important point to keep in view कि जब महकमे एक दफा रिक्विजिशन भेज देते हैं एफटीएससी को और कमीशन उसकी एडवर्टाइजमेंट कर देता है, और जो क्वालिफिकेशन महकमे ने उसके अंदर रखी होती है। अच्छा देखिए, यहाँ पर क्वालिफिकेशन एफपीएससी नहीं रखता, क्वालिफिकेशन महकमा रखता है कि हमें जो रिक्रूटमेंट हमने करनी है उसके अंदर हमें इस क्वालिफिकेशन के बंदे चाहिए। तो वो अगर एडवर्टाइजमेंट प्रेस के अंदर एफपीएससी दे दे तो फिर आप क्वालिफिकेशन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप सीटें जो हैं उनकी तादाद कम या बढ़ा सकते हैं। क्वालिफिकेशन विल नेवर बी चेंज्ड। टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट अंडर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो चार तरीके से मैंने अर्ज किया कि होती है। रिक्रूटमेंट बाय एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट फ्रॉम अब्रॉड, ad hoc and temporary appointments। अब आपसे इन चारों के बारे में भी अगर क्वेश्चन आ जाए, व्हाट टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट्स आर मेड अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, तो आपने इन चारों के बारे में लिखना होगा। एंड अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द allocation of the number allotted to these questions। अगर तो 4-5 नंबर का है तो फिर शायद आपसे ये 4 पॉइंट दे के और किसी एक के ऊपर एग्जामिनर जो है वो कह सकता है कि इस पर कुछ ब्रीफ नोट लिखते हैं। वो रिक्रूटमेंट बाय एग्जामिनेशन पर भी कह सकता है, अलग अलग भी पूछ सकता है। रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट फ्रॉम अब्रॉड कैसे होती है, या व्हाट डू यू मीन बाय एड हॉक एंड टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स। इकट्ठा सवाल भी आ सकता है, इकट्ठा आएगा तो फिर शायद नंबर 5 से बढ़ जाए। लेकिन अगर किसी एक के बारे में पूछता है कि पहले बता दें आपके कितनी टाइप की रिक्रूटमेंट कर सकता है, और उसमें से रिक्रूटमेंट फ्रॉम अब्रॉड पर आप नोट लिखें। इट डिपेंड्स अपॉन द विल एंड विश ऑफ द एग्जामिनर, वो क्या चाहता है, कैसे पूछना चाहता है। आई हैव गिवन ऑल द ऑप्शंस टू यू टू कंसिडर के किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अब इन चारों अपॉइंटमेंट्स जो हैं, चारों किस्में जो हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले है रिक्रूटमेंट बाय एग्जामिनेशन। रिक्रूटमेंट बाय एग्जामिनेशन जो होती है उसका तरीकाकार क्या है? When any competitive examination is to be held for the purpose of recruitment to post in BPS 16 and above under federal government and consultation with the commission is required, the commission shall advise the president in regard to the regulations prescribing the conditions of the admission to the examination। क्या कंडीशंस होंगी? अप्रूवल तो एग्जामिनेशन वही से लेनी है प्रेसिडेंट से कि ये रिक्रूटमेंट मांग रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए।
वो गाइड करेगा प्रेसिडेंट ऑफिस जो, उसके लिए सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीजें अगरचे महकमा ही बेचता है, जो कि ऑलरेडी कंसल्टेशन विद द एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन होता है, लेकिन एक प्रेसिडेंट की अप्रूवल जो है उसके अंदर मांगी जाती है कि जनाब हमें एग्जामिनेशन के लिए हमें परमिशन दे। बी अनाउंस द नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड इन फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स फॉर द एग्जामिनेशन। फिर कमीशन जो है वो उन वैकेंसीज को अनाउंस करता है अखबार के जरिए, वेबसाइट के जरिए। तो ये तरीकाकार जो है ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं दे मे बेनिफिट फ्रॉम द वाइड पब्लिसिटी। तीसरा तरीका इसके अंदर, तीसरा स्टेप ये होता है कि मेक ऑल अरेंजमेंट्स फॉर द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन including two viva voce and other tests conducted with it in Pakistan if necessary। दो तरह के सारे अरेंजमेंट्स करता है टेस्ट कंडक्ट करने के, फिर वाइवा वोसी करने के लिए, जो जिसे हम वाइवा सादा अल्फाज में कहते हैं। ये लेटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, इसलिए इसको वाइवा वोसी के नाम से याद करते हैं, लेकिन in abbreviated form it is normally called viva, ज़बानी सवालात और जवाबात। And if necessary abroad, and may for this purpose depute a member to go abroad for sitting on the interview board। और वाइवा के लिए अगर बाहर भी कहीं कैंडिडेट्स को सेंट्रल फेडरल पर्सनल कमीशन ने बनाया हो तो वहां भी बैठ के वाइवा लिया जाता है और कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। Provided that when the commission finds the necessity to send more than one member, it shall obtain prior approval of the president। अब बाहर के मुल्क के अंदर जब रिक्रूटमेंट के लिए वाइवा लिया जाता है, आपका जो टेस्ट है वो CSS एग्जाम्स का, वो बरतानिया में भी कंडक्ट होता है। वहां भी लोग इम्तहान देते हैं, यूरोप में जो पाकिस्तानी रहते हैं वो इम्तहान में बैठते हैं, वो फिर क्वालिफाई करते हैं तो वो वहां पर इंटरव्यू भी कंडक्ट होते हैं। तो अगर एक मेंबर जाना हो तो उसकी तो ब्लैंकेट अप्रूवल है, बट अगर एक से ज्यादा मेंबर्स की जरूरत हो जो कि CSS में होती है तो फिर प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज नेसेसरी। चौथा जो स्टेप है, इफ considered necessary, request the president to nominate an officer not below the rank of joint secretary to represent the government at the interviews for competitive examinations for recruitment to the posts of 16 and 17। अब ये जॉइंट सेक्रेटरी से कम ओहदे का बंदा जो है वो बाहर नहीं नॉमिनेट किया जा सकता। अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस सेटअप के जॉइंट सेक्रेटरी का ओहदा जो है वो ग्रेड 20 का ओहदा होता है। ग्रेड 20 प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर सेक्रेटरी लगता है और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी लगता है। तो बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी या ग्रेड 20 ऑफिसर, कम रैंक के ऑफिसर को वहां रिक्रूट नहीं किया जाता। पांचवा स्टेप जो है, कंपाइल द रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हु एग्जामिन्ड and announce the same in conformity with such procedure as may be prescribed by the president from time to time। टेस्ट लेके रिजल्ट कंपाइल करते हैं और फिर उसको जो भी प्रोसीजर प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम देता है उसके मुताबिक वो स्टेप्स अडॉप्ट करते हैं। अरेंज द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट
and on the results of the examination in conformity with the relevant rules and the number of vacancies announced. And if examination be a combined one for the group but more than one service groups, determine the suitability of an individual candidate for different service groups. अब ये प्रोसीजर जो है ये ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीएसएस के एग्जाम के लिए फॉलो होता है। बाकी महकमों की पोस्टों के लिए शाज़ो नादर ऐसा होता है। सीएसएस के ग्रुप्स जो हैं मैंने अर्ज किया कि वो 12 होते हैं और जब इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो उसके अंदर सुटेबिलिटी भी लगती है कि ये कैंडिडेट जो है ये फलां सर्विस ग्रुप के लिए मौजू है कि नहीं है। क्योंकि ऑर्डर ऑफ मेरिट के अंदर आपको वो 12 सर्विस ग्रुप लिखने पड़ते हैं, लेकिन कमीशन के पास इख्तियार है कि उसके ऊपर सुटेबिलिटी लगा दे कि ये इन सर्विसेज के लिए फिट नहीं है, बाकी के लिए कंसिडर कर लिया जाए। तो देन मेरिट इज कैलकुलेटेड ऑन दैट रिकमेंडेशन। शट ऑफ स्टेप जो है, फिर जब रिजल्ट बना लेता है ये, तो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो प्रेसिडेंट को भेजी जाती है। बट ये चीज जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, सीएसएस के एग्जाम्स के लिए है, बाकी जगहों पर ऐसा एप्लीकेबल नहीं होते रूल्स। अगला स्टेप 7वां जो है, कंडक्ट द फाइनल पासिंग आउट एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोबेशनर्स। अब ये जो लोग क्वालिफाई करते हैं यहाँ पर सीएसएस के अंदर, उनकी तकरीबन 1.5 से 2 साल की ट्रेनिंग होती है डिफरेंट एकेडमीज के अंदर। सिविल सर्विसेज एकेडमी में तमाम सर्विस ग्रुप्स के लोग इकट्ठी ट्रेनिंग लेते हैं। फिर उसके बाद ये अपने अपने प्रोफेशनल या स्पेशलाइज्ड जो एकेडमी है अपने अपने महकमे की, वहां जाके ट्रेनिंग लेते हैं। फिर उसके बाद बी अंडर ट्रेनिंग रहते हैं जब तक ये एफपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई ना कर लें। एफपीएससी के एग्जाम को कहते हैं एफपीओ, फाइनल पासिंग आउट एग्जामिनेशन, जो कि फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है। जब ये सीएसएस के लोग एफपीओ पास कर लेते हैं तो फिर एफपीएससी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को फिर इतला करता है कि ये लोग जो हैं ये प्रोबेशनर थे, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट थी इनकी, तो इन्होंने एफपीओ का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया। तो फिर प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेके इनको परमानेंट किया जाता है। जब तक एफपीओ का एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होगा, सीएसएस के लोग जो हैं वो परमानेंट नौकरी उनकी शुरू नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो फंक्शंस मैंने आपको दिए हैं इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड टू अपीयर इन द सीएसएस एग्जाम, तो ये सारे स्टेप्स उसके अंदर आपको उनमें से गुजरना पड़ेगा। Then comes recruitment by selection. When recruitment to a post is to be made, यहाँ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा, ये सिलेक्शन का तरीकाकार जो है वो एफपीएससी डिटरमिन करेगा with consultation with the office of the president. When recruitment to a post is to be made on a particular post is to be filled by selection,
and consultation with the commission is required. The commission shall क्या करेगा, नंबर 1 स्टेज के ऊपर advise the president in regard to the rules regulating the submission of application. प्रेसिडेंट को बताएगा कि इसके सिलेक्शन का तरीकाकार जो है वो ये होगा, एप्लीकेशनें लेंगे, ये उनके रूल्स होंगे, तो ये प्रेसिडेंट को गाइड करेंगे और प्रेसिडेंट उसकी अप्रूवल देगा। यस गो अहेड करें आप। When necessary, announce the number of vacancies and invite applications. वही तरीकाकार, अखबार में इश्तहार देंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज देंगे, एप्लीकेशंस इनवाइट करेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप इसके अंदर ये आएगा, consider all applications received and if it is considered necessary interview such candidates as prima facie. Prima facie means Latin word है, means apparently, बज़ाहिर तौर पर, appear more suitable for the appointment. जो एप्लीकेशंस आती हैं फिर उसके ऊपर इंटरव्यू कंडक्ट जो करते हैं तो बज़ाहिर तौर पर वो suitable candidate की अपॉइंटमेंट इसके तरीकाकार से होती है। In the case of candidates already in government service, commission recommendations in such cases will be subject to their character roles being found satisfactory. अब कोई अगर कैंडिडेट जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में होता है तो उसके कैरेक्टर रोल के बारे में भी कमीशन जो है वो इंफॉर्मेशन लेता है कि ये बंदा ठीक है, कैरेक्टर रोल ठीक है इसका। इसके अलावा भी कमीशन जो है, जो अगर जो लोग नौकरी के अंदर नहीं होते तो उनका भी कैरेक्टर रोल्स के बारे में थ्रू पुलिस जो है ये कैरेक्टर रोल जो है ये दिया जाता है। चौथा स्टेप जो है, recommend only one candidate for each vacancy and keep some suitable persons if available in reserve. जितनी पोस्टें होती हैं हर पोस्ट की अगेंस्ट एक कैंडिडेट को रिकमेंड किया जाता है, मेरिट दे दिया जाता है। 10 लोग हैं तो 1 मेरिट वाला, 2 मेरिट वाला, 3 मेरिट वाला, 4 मेरिट वाला, 10 तक मेरिट होगा। फिर जितनी पोस्टें होंगी उनको मेरिट के लिहाज से ये एलोकेशन या अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो ऑफर करेगा एंड विल कीप सम सुटेबल पर्सन्स इन रिजर्व कि अगर कोई इनमें से कोई ज्वाइन नहीं करता तो कमीशन अगले सुटेबल कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो ऑफर कर देती है। नेक्स्ट स्टेप जो है, when there are 2 or more vacancies to be filled, arrange the candidates recommended in order of merit. मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरिट के लिहाज से सीटें वैकेंसीज जो हैं वो फिल की जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है, रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट टू नॉमिनेट एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट एट द इंटरव्यूज। कमीशन जो है वो जिस ऑफिसर के महकमे के वो रिक्रूटमेंट होती है उस ऑफिसर को, उस महकमे के ऑफिसर को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जो कि जॉइंट सेक्रेटरी स्टेटस का हो और वो उससे बिलो ना आके इंटरव्यू कंडक्ट करता है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर तो महकमे के लोग ज्यादा बेहतर तरीके से सवाल जवाब जानते हैं। तो जो कमीशन है वो मुतलका महकमे से ग्रेड 20 के ऑफिसर को बुलाता है ताकि वो इंटरव्यू कंडक्ट कर सके अपने महकमे के लिए लोगों का। नेक्स्ट स्टेज या नेक्स्ट स्टेप ये है, व्हेन रिक्रूटमेंट इज मेड बाय सिलेक्शन
owing to the failure of a competitive examination to yield a sufficient number of qualified candidates are to give an adequate representation to a certain province, zone, area, or community, recommend candidates in accordance with such orders as the president may pass in this respect. अगर सिलेक्शन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नहीं है, लेकिन सीटें जो हैं वो ज्यादा हैं, तो फिर भी कोटा ऑब्जर्व कर किया जाता है कि उस महकमे के अंदर जो है वो प्रोविंस वाइज, जोन वाइज, एरिया या कम्युनिटी वाइज लोगों को रिकमेंड किया जाता है। अब जब सीजीए के अंदर रिक्रूटमेंट का इश्तहार आता है और आप लोग वहां से सिलेक्ट होके आते हैं, तो आपको कोटा जो है वो पंजाब का अलग होगा, केपीके का अलग होगा, बलूचिस्तान का अलग होगा, उनको ले डाउन क्राइटेरिया के तहत सिंध का अलग होगा। इस तरीके से वो सीटें हर प्रोविंस को उनके कोटा के लिहाज से वो एलोकेट होती हैं और वो कमीशन ये सारा फंक्शन भी करता है। तीसरी किस्म है रिक्रूटमेंट फ्रॉम अब्रॉड। अगर अब्रॉड से भी लोगों को आपने लेना है, कोई महकमा चाहता है कि अ, उनको को बहुत ही टेक्निकल किस्म की कोई पोस्ट हो, तो अब्रॉड से भी आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या स्टेप्स होते हैं? नंबर वन, इफ ए डिवीजन डिपार्टमेंट कंसिडर्स दैट इट इज नेसेसरी टू मेक रिक्रूटमेंट टू सिविल पोस्ट फ्रॉम अब्रॉड, it shall make a reference to the commission, asking it to agree to such recruitment, and if it agrees to proceed without delay to take all the necessary steps to make recruitment. The commission shall advertise the posts abroad and make necessary arrangements for the candidates to be interviewed by the special selection committee. Thereafter, the commission shall make recommendations for the filling of the post or posts in question. In no case shall the division department itself take steps to advertise the post. अब बात होता यूं है कि कोई डिपार्टमेंट ये चाहता है कि हमारे यहाँ, हमारे मुल्क के अंदर इस टाइप की क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं है लोगों के अंदर, तो हम बाहर से बंदा जो है वो हायर कर सकते हैं। बाहर से मुराद जो है वो हमारे पाकिस्तानी जो वर्ल्ड ओवर जो काम कर रहे होते हैं, बहुत बहुत क्वालिफाइड लोग जो हैं वो बाहर बैठे होते हैं, तो फिर बाहर ये पोस्ट एडवर्टाइज की जाती है, उसके इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं और वो वैकेंसी जो फिल होती है। ये पहला स्टेप है उसका। नंबर टू, इन एक्सेप्शनल केसेस इन विच द डिवीजन डिपार्टमेंट, अच्छा इसमें प्रीवियस में ये बताया है कि ये सारा काम जो है ये कमीशन के थ्रू होना है। डिपार्टमेंट अपने तौर पर नहीं कर सकता, एडवर्टाइज कर सकता, ये कमीशन को रिक्वेस्ट भेजेगा, तो कमीशन जो है वो नेसेसरी स्टेप्स या मेजर्स लेके रिक्रूटमेंट जो है वो करेगा। Number two, in exceptional cases in which the division department concerned is of the view that a recruitment from abroad through the commission will prove infructuous in case of appointments to highly technical posts or other posts of considerable importance in connection with which persons of high standing abroad are not likely to respond to advertisements and appear for interview. बाज़ ऐसा भी होता है कि ये एफर्ट इनफ्रक्चुअस भी हो जाती है। वर्ड इनफ्रक्चुअस मीन्स काबिल अमल नहीं रहती। बहुत टेक्निकल पोस्ट जो हैं वो लोग नहीं आते, तो ऐसी सूरत के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट जो है ये काम नहीं करती।
तो इस सिलसिले में भी नेसेसरी स्टेप्स जो हैं वो लिए जाते हैं. आफ्टर द कमीशन हैज एग्रीड, a reference shall be made to the establishment division for obtaining the approval of the prime minister. This reference shall be accompanied by a summary by the prime minister explaining why it is necessary for recruitment to be made abroad, and otherwise then through the commission, and stating what steps the division department has in mind for filling the post in question as prescribed in the cabinet secretariat. अब बाज़ औक़ात यूं होता है कि एडवर्टाइजमेंट के सिलसिले में नहीं लोग अप्लाई करते, तो फिर महकमा जो है वो प्राइम मिनिस्टर को एक समरी मूव करता है कि ये बहुत जरूरी है, फलां बंदा हमने देखा हुआ है, आप उसको हमें रिक्रूटमेंट करने की इजाजत है. तो प्राइम मिनिस्टर जो है विद द कंसल्टेशन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट वो उसकी अप्रूवल देंगे, तो फिर जो है वो उसकी रिक्रूटमेंट जो है वो हो सकती है. चौथी किस्म जो है एडहॉक एंड टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स. एडहॉक का मतलब होता है वक्ती, टेम्पररी आरसी तौर पर जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो भी जो वो भी की जाती है. When under Federal Process Commission Functions Rules 1978, a post is required to be filled through the commission, and the appointing authority considers it to be in the public interest to fill the post urgently pending information of the candidate by the commission. And if it is short-term vacancy for a period of not exceeding 6 months, the appointing authority shall comply with provisions of Rule 18, 19 and 20 of Civil Servants Appointment, Promotion and Transfer Rules 73. अब आपने देखा होगा कि रिक्रूटमेंट तो फेडरल प्रोसेस कमीशन के जरिए फेडरल महकमों में होनी, लेकिन फेडरल प्रोसेस कमीशन जो है वो कुछ टाइम लगता है उसके अंदर. आप रेक्विजिशन भेजेंगे, आप रूल भेजेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से उसकी अप्रूवल लेगा, कुछ टाइम लग जाएगा. लेकिन महकमा जो है उसको बड़ा अर्जेंटली फिल करना चाहता है, तो वो बंदे को रख लेता है अंडर द रूल्स 18, 19 एंड 20 पेंडिंग द रिक्वायरमेंट. बाद में उसे पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आना पड़ेगा. Provided that the ad hoc appointment beyond the prescribed period of 6 months may be extended in accordance with the procedure laid out in Rule 3 of the FPS functions rules. अब ये रिक्रूटमेंट जो है ये ad hoc या टेम्परेरी अपॉइंटमेंट जो है ये 6 महीने से ज्यादा नहीं की जा सकती. और इस दौरान अगर एफपीएससी जो है वो रिक्रूटमेंट करके नहीं देता, देन महकमे के पास एक इख्तियार होता है कि वो 6 महीने का जब पीरियड गुजर जाए तो 1 दिन का गैप देके अगले 6 महीने का भी वो उसको एड हॉक अपॉइंटमेंट कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है. प्रोवाइडेड बशर्ते के that all conditions regarding qualification, age, experience, regional provincial quota it is prescribed for regular appointment to the post shall be observed for making ad hoc appointment to that post, and no relaxation is allowed. अब आप जब महकमा जो है वो एड हॉक अपॉइंटमेंट करता है, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट करता है, तो दिस डज नॉट मीन के महकमा कैन रिलैक्स द कंडीशंस in case of qualification, age, relevant experience, regional provincial quota को ignore नहीं किया जा सकता. तो all these things have to be kept in mind while making the ad hoc and temporary appointments. और उतनी देर में मेरा ख्याल है कि पॉलिसी कमीशन सिलेक्ट करके तो बंदा भेज ही देगा. So with this, we came to the end of today's part first.
वेरी इंपॉर्टेंट सवालात हैं। दो सवालात पूछे जाते हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया। फंक्शन फेडरल प्रोसेस कमीशन के क्या हैं वो आप देंगे। देन रिक्रूटमेंट की टाइप्स कितनी हैं, उनमें से किसी एक की डिटेल वो पूछ सकता है। अगर चारों की पूछेगा तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो यू पीपल आर अलाउड टू take the opportunity of asking the questions about first part of today's lecture. जी फैजुल्ला साहब, इन्हें अलाउ करें। जी सर, मैंने तो एक को अलाउ किया है सर, गालिब साहब को है सर। इसके अलावा सर कोई है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक ये क्वेश्चन आया है इब्राहिम साहब की तरफ से कि कौन से ईयर का पेपर है, जो कि मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वो है समर 2023। इस साल जो मई के महीने में इम्तहान हुआ था उसका पेपर BCRW का आपने अपने हाथ में रखना है, और मैं फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा क्वेश्चन इब्राहिम का ये है कि 16 ग्रेड और उससे ऊपर की अपॉइंटमेंट करता है APSC, लेकिन अब तो जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर जो ग्रेड 14 में होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट भी उसके थ्रू होती है। तो इब्राहिम साहब, ये कमीशन सॉरी महकमा अगर इनएबिलिटी शो कर दे और फेडरल लेवल के ऊपर रिक्वेजिशन कर दे उसको, तो वो प्रेसिडेंट से इसकी अप्रूवल लेके कंडक्ट कर सकते हैं, एग्जाम रिक्रूटमेंट करके दे सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल रूल्स के अंदर 16 एंड अबव जो है वो FPSC के ज्यूरिस्डिक्शन में फॉल करती है ये चीज, 14 नहीं है। 14 के लिए उन्हें स्पेशल परमिशन जो है वो प्रेसिडेंट से लेना पड़ेगी, और तब वो ये पॉसिबल होगा। एक्चुअल रूल के अंदर 14 अलाउ नहीं है। इट शोज द इनएबिलिटी ऑफ द नेशनल हाईवे एंड जो मोटरवे पुलिस है उसके बारे में कि जी हम नहीं कर सकते, आप बेहतर करके दे सकते हैं कैंडिडेट्स। तो देन द FPSC विल गेट एडवाइस फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफिस की जी इसका क्या करना है, तो उनको परमिशन मिल जाए तो दे कैन डू इट। हेलो। हुमैरा वजीर जो है, आप बेटे कहाँ से हैं हुमैरा वजीर? कौन सा दफ्तर, कौन सा शहर? इस्लामाबाद लगता है मुझे। हुमैरा जो है वो पूछ रही हैं कि एंसिलरी मैटर्स क्या होते हैं। एंसिलरी मैटर्स कहते हैं अटैच्ड अटैच्ड मैटर्स, डिटेल्ड रूल्स, उससे मुतलका जो इंस्ट्रक्शंस हैं। रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट होनी है, रिक्रूटमेंट के साथ एंसिलरी मैटर्स क्या अटैच होंगे? महकमे के रूल्स होंगे।
महकमे की इंस्ट्रक्शंस होगी कि इनके तहत जो है ये रिक्रूटमेंट होगी। तो एंसिलरी जो है ये अटैच्ड चीजों को कहते हैं कि उस मुतलका चीज जिस जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में फर्दर डिटेल क्या है, वो चीजें जो है एंसिलरी की मद के अंदर उसको शुमार किया जाता है। मोहम्मद गालिब महमूद ये कह रहे हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन। मैम गालिब साहब ये बताएं कि पुलिस वेरिफिकेशन से मुतल्लिका क्या सवाल है आपका। हेलो। 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 आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। हेलो। हेलो। नहीं भाई नहीं, आवाज नहीं आपकी आ रही। माइक के करीब अपना जरा माइक को अपने करीब कर लें। हेलो सर। हेलो। नहीं, आपका कोई मसला साउंड का आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप क्या पूछना चाहते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन आप किस टाइप का लिख के मुझे भेज दें, मैं फिर वो जवाब दे दूंगा। फजल साहब ये जुल्कुरनैन हैदर कह रहे हैं कि उनकी अटेंडेंस नहीं लग रही। सर वो टाइम पे आया होगा तो सर अटेंडेंस लगेगी ना सर, बाद में आया तो नहीं होगी सर। हाँ जी जुल्कुरनैन साहब, आप आधे घंटे के बाद ज्वाइन किया होगा इसलिए अटेंडेंस नहीं लगी होगी आप। एस एन अली का एक सवाल है कि इज देयर एनी आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इन सपोर्ट ऑफ एपीएससी ऑर्डिनेंस। एस एन, मेरे पास इस वक्त तो ये इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इसको कि कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का इसको सपोर्ट करता है। डेफिनेटली को आर्टिकल तो होगा लेकिन इस वक्त मेरे जहन में नहीं। गालिब महमूद दोबारा पूछ रहे हैं कि एडहॉक बेस बता दें। गालिब साहब आप एडहॉक के स्पेलिंग तो सही लिखें। एडहॉक की स्पेलिंग होती है ADHOC, नॉट के। एडहॉक होती है टेम्परेरी अपॉइंटमेंट, आरजी, एक खास वक्त के लिए उसके बाद खत्म हो जाती है। गालिब महमूद, आप जरा थोड़ा सा मेरे आपको मुझे समझने में आप जो लिखते हैं वो नहीं मैं सही तरीके से नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप अंग्रेजी लिखें, आप ये रोमन अंग्रेजी ना लिखें, मुझे नहीं समझ आती इसकी। हैदर पूछ रहे हैं कि एफपीएससी जो है वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है एफपीएससी, लेकिन इट इज एन अटैच डिपार्टमेंट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन।
जी, एनी अदर क्वेश्चन? मेरा ख्याल ये है कि टेक 10 मिनट्स ब्रेक टू ऑफर योर प्रेयर, ईशा प्रेयर, और अगर किसी ने चाय भी पीनी है तो वो फ्रेश हो जाए, फिर हम अगला पार्ट शुरू करते हैं। फैजुल्ला साहब, 10 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ। फैजुल्ला। ठीक हो गया सर। हाँ, नमाज की ब्रेक। ठीक हो गया सर।
Welcome back, participants. इसमें डिफरेंट सवालात जो हैं वो आपके हैं। गालिब महमूद पूछना चाह रहे हैं कि इज एडहॉक अपॉइंटमेंट कंडक्टेड व्हेन अर्जेंट पर्सन इज रिक्वायर्ड? यस, एडहॉक होती ही है कि जब प्रोसेस कमीशन को देर लग जाए तो महकमों का काम सफर ना हो। दूसरे वासिफ साहब हैं, उनका सवाल है कि व्हाट इज सेक्शन ऑफिसर प्रमोशनल एग्जामिनेशन? ये वासिफ साहब, इज इट लाइक सीएसएस एंड कैन बी अटेम्प्ट? ये सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम जो होता है, ये सेक्रेटेरिएट में जो लोग असिस्टेंट काम करते हैं उन लोगों के लिए एग्जाम होता है। असिस्टेंट होते हैं, सुपरिंटेंडेंट होते हैं, इस टाइप के जो जो सुबार्डिनेट रैंक के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, ये एग्जाम जो है ये सेक्शन ऑफिसर के लिए प्रमोशनल एग्जामिनेशन है। सीएसएस टाइप तो नहीं होता, लेकिन ये फिर भी इनका रिक्रूटमेंट का पैटर्न जो है वो खासा बेहतर होता है और आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये सेक्रेटेरिएट का अपना एग्जाम है, बाहर के महकमों के लोग इसमें अप्लाई करने के अहल नहीं होते। गालिब महमूद का अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर, इफ वी वांट पर्सन देन इट विल रिप्लेस टू परमानेंट आफ्टर 6 मंथ्स। गालिब इसका तरीकाकार ये होता है कि 6 महीने के लिए आपने अपॉइंटमेंट कर ली, हो गई, 6 महीनों के अंदर अंदर कमीशन से परमानेंटली सिलेक्ट होके बंदा आ गया तो पहले बंदे की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन नॉर्मली जो पहले रखा होता है वो काफी हद तक चांसेस उसी के होते हैं कि उसी को ही पक्का कर देता है कमीशन, बिकॉज के महकमे की तरफ से जो बंदा जाता है वो उसी को ही फेवर करता है जो उनके पास एडहॉक पर काम कर रहा होता है। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है, दे कैन सिलेक्ट एनी अदर पर्सन थ्रू द रिक्रूटमेंट तरीकाकार जो है। तो लेकिन ज्यादा तरीका यही है कि एडहॉक वाले को ही पक्का कर दिया जाता है, लेकिन उस प्रोसेस में से इसे गुजरना पड़ता है। मेरा ख्याल है और कोई सवाल आपका नहीं है, तो मैं आपके नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ चलता हूं। पार्ट 2 हमारा जो है आज एजेंडा के बारे में है। एजेंडा क्या होता है, क्या तरीकाकार होता है इसका सेट करने का। ये मीटिंग के अंदर, फॉर्मल मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए एक फहरिस्त बनती है टॉपिक्स की कि व्हाट टाइप ऑफ आइटम्स आर टू बी डिस्कस्ड इन द फॉर्मल मीटिंग्स। ये क्वेश्चन आ चुका है इम्तहान में, अगेन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एजेंडा की डेफिनेशन क्या है? इट इज ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए फॉर्मल मीटिंग। whenever a meeting is to be convened by any organization, department, वो एक एजेंडा या लिस्ट जिसे कहते हैं वो इशू करता है कि हम इस एजेंडे के तहत, इन आइटम्स के तहत हम एक मीटिंग करना चाहते हैं। ऑल द मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड दैट मीटिंग। तो ये वो लिस्ट है टॉपिक्स की जो वहां पर डिस्कशन के लिए प्लेस की जाती है। ये मेंबर्स को
पहले रवाना की जाती है कि आप इसको पढ़ के आए, इसके ऊपर अपनी राय का इजहार करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेफिनेशन देंगे आप, फिर उसके बाद इसके फर्दर स्टेप्स जो हैं क्या होते हैं। In the business environment, an agenda is used to communicate the items to be discussed at a formal meeting. तशरीह मैंने एक्सप्लेनेशन इसकी दे दी आपको। नंबर 2, the order of the agenda specifies the order in which the topics are to be addressed. ये तरतीब से जो फहरिस्त बनाई जाती है, जितनी आइटम्स होंगी, नंबर 1 2 3 4, जितने भी आइटम्स होंगे उसको तरतीबवार डिस्कस किया जाएगा। मीन्स कि पहले पॉइंट को पहले नंबर पर डिस्कस होगा, दूसरे पॉइंट दूसरे नंबर पर आएगा, और इस तरतीब को जो है वो फॉलो किया जाता है। तीसरा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन बी असाइंड टू इंडिविजुअल्स टू स्पेसिफाई व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट। It is good practice to get participants confirmation that they acknowledge and agree their responsibilities. इसका मतलब ये है कि आइटम नंबर 1 है अगर, या कोई भी आइटम का नंबर हो, उसके ऊपर डिस्कशन होती है और बंदा नॉमिनेट कर दिया जाता है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल कि वो इसके ऊपर काम करेगा। मिस्टर सो एंड सो is entrusted with the responsibility to get back with the contribution or answer he has, या कोई एक्शन लेना है तो वो करके अगली मीटिंग में बताएगा। दिस मीन्स कि वो बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उसके मीटिंग के, वो किसी एक बंदे की ड्यूटी लगाएंगे, फिर बाद में उसको जिम्मेदार ठहराएंगे कि आपके ये जिम्मे लगा था, आपने वो काम किया है कि नहीं किया। चौथा पॉइंट इसके अंदर यह है कि एजेंडा शुड बी एग्रीड एंड सर्कुलेटेड टू ऑल पार्टिसिपेंट्स इन एडवांस ऑफ द मीटिंग, अलाउइंग सफिशिएंट टाइम फॉर पार्टिसिपेंट टू प्रिपेयर फॉर द मीटिंग। एजेंडा जो है वो एक सर्कुलेट किया जाता है, एक प्रॉपर सफिशिएंट टाइम दिया जाता है पार्टिसिपेंट्स को तैयारी करके आके जो है वो बताएं। अब एजेंडा के अंदर जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी जाती है कि फला बंदा इस पॉइंट के बारे में हमें ब्रीफ करे। ये पॉइंट नंबर 3 के ऊपर जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। लेआउट एंड कंटेंट्स ऑफ एन एजेंडा। एजेंडा का बनाने का तरीकाकार क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कि कंटेंट्स इसके क्या है। The contents of an agenda for a formal meeting would include the following: title, date, time and place of the meeting. टाइटल क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता है कि एनुअल जनरल मीटिंग है, गवर्नमेंट के अंदर डिसिप्लिन के ऊपर मीटिंग है, ये टाइटल हो जाएगा, या जो भी टाइटल महकमा कहे वो टाइटल हो जाएगा, इसके ऊपर मीटिंग होगी। उसकी डेट दी जाती है, उसका टाइम दिया जाता है कि फलां टाइम के ऊपर फलां दिन ये होगा, फलां डेट को होगा, और मीटिंग की जगह कौन सी होगी। हाँ, आपका हॉल होगा या कोई ऑडिटोरियम होगा, जो भी जिस जगह आप मीटिंग, या हेड ऑफ द ऑफिस का कमरा मीटिंग के लिए होगा, जो भी प्लेस होगी वो मेंशन एजेंडा के अंदर करना पड़ता है। पर्पस ऑफ द मीटिंग क्या है, वही टाइटल, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि हम अटेंडेंस इम्प्रूव करना चाहते हैं, डिसिप्लिन इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसके ऊपर हम मेंबर्स की राय लेंगे। मेंबर्स जो हैं सरकारी दफातर के अंदर, तो मसलन एजी ऑफिस जो है उसके अंदर एजी मीटिंग करना चाहें तो उसके अंदर एडिशनल एजी मेंबर होंगे, एक हैं तो एक, दो होंगे तो दोनों मेंबर उसमें आएंगे, फिर डेप्टी एजी भी उसके अंदर आएंगे, फिर असिस्टेंट एजी को भी बुला लिया जाएगा। तो जो भी वो मीटिंग करने वाली अथॉरिटी जो है वो रिक्वायर करेगी कि ये लोग पार्टिसिपेट करें। बट इन ऑटोनोमस बॉडीज
बहुत से मेंबर जो हैं वो महकमे के बाहर से होते हैं। कुछ मेंबर जो हैं उस महकमे के अपने भी होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो बाहर से भी होते हैं। अब जब कार्रवाई शुरू होती है, तीसरा स्टेप जो है कि एजेंडा तरतीब देते हुए कि जो पिछली मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के जो मिनट्स लिखे गए थे क्या वो सही हैं, क्या आप उसको एग्री करते हैं या आप नहीं करते, ये लिखा जाता है। और अगर कोई एक्शन जो है उसके ऊपर प्रपोज किया था मीटिंग के अंदर और जिसकी ड्यूटी लगाई थी, क्या वो काम हो गया है, क्या वो आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो गए। देन अपोलॉजीज का नंबर चौथा स्टेप होता है कि अपोलॉजीज, जो लोग नहीं आ सकते, दे टेंडर अपोलॉजीज कि हम अपनी कुछ और मसरूफियात की वजह से इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर लिखा जाता है कि ये अपोलॉजीज आई थी फला फला मेंबर की, कि वो इस मीटिंग के अंदर जो है वो शामिल नहीं हो सकते। और ये अपोलॉजीज जो हैं वो मेंबर्स को मिनट्स के अंदर रिकॉर्ड की जाती। पांचवा स्टेप होता है मेन बॉडी ऑफ द एजेंडा। फॉर एग्जांपल, फॉर ए मंथली ऑडिट टीम मीटिंग, दिस माइट इंक्लूड चेंजेस इन द पर्सनल। मसलन प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऑडिट जब होता है तो ऑडिट टीम के अंदर अप्रूवल होती है कंपनी की कि हमने इस फर्म से कराना ही है, हमने ऑडिट के नहीं कराना। तो इस टाइप की चीजें, चेंजेस इन द पर्सनल जो है वो मद्देनजर रखा जाता है। अपडेट ऑन अपडेट एंड अपकीप सॉरी अपडेट एंड कीप क्लाइंट्स एंड करंट प्रोजेक्ट्स। क्लाइंट्स को बताया जाता है कि हमारे करंट प्रोजेक्ट्स कौन से चल रहे हैं। ब्रीफ रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द मंथ, टारगेट्स, बिलेबल आवर्स, ये आइटम्स हैं उसके अंदर। फिर समरी ऑफ द टेक्निकल ऑडिट अपडेट्स वो दिए जाते हैं। ये सारे मेन बॉडी के अंदर जितने भी पॉइंट्स आपके होंगे, वो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15, 20 हो सकते हैं। फिर छठे नंबर के ऊपर, अगर उसको कहते हैं कि एनी अदर बिजनेस, करंट एजेंडा, कि जो कागजों के अंदर तो नहीं आ सका प्रॉपर लिस्ट के अंदर, लेकिन वो मीटिंग के अंदर कोई मेंबर पॉइंट उठा सकता है, तो उसके ऊपर जो है वो बहस हो सकती है, डिस्कशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल एंड फिलेंथ्रोपिक टॉपिक्स आर कॉर्पोरेट मैसेजेस फ्रॉम द मैनेजमेंट। कोई नया टॉपिक जो है वो, चूंकि ये प्राइवेट सेक्टर से मुतल्लिका ये चीजें हैं, तो लेकिन गवर्नमेंट की साइड के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर उसको लिखा जाता है करंट बिजनेस या करंट एजेंडा, के पहले तो शामिल नहीं किया जा सका, लेकिन कोई और टॉपिक जो है कोई और मेंबर डिस्कस करना चाहे तो वो कर सकता है। सातवां पॉइंट है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। अगली डेट, नेक्स्ट डेट ऑफ मीटिंग कौन सी होगी। आठवां पॉइंट, एजेंडा आइटम्स शुड बी नंबर टू शो सीक्वेंसिंग एंड एड रेफरेंसिंग। इसकी एजेंडा आइटम की नंबरिंग दी जाती है कि ताकि उसका सीक्वेंस बरकरार रहे और हमें हेल्प हो कि रेफरेंस करने के अंदर कि कौन सी आइटम जो है वो एजेंडा में डिस्कस हो रही है या किसके बारे में क्या डिसीजन हुआ। 9 पॉइंट जो है
It may be appropriate to allocate a certain amount of time to each agenda item to help the meeting run on time. ये मुनासिब तो यही होता है कि हर आइटम को एक खास टाइम दिया जाए, 5 मिनट 10 मिनट, ताकि सारे आइटम्स जो हैं वो कवर हो जाए। ये नहीं है कि एक ही आइटम को लेके आप 2 घंटे उसी पर डिस्कशन होते रहिए और बाकी आइटम्स रह जाएं। तो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन अप्रोप्रिएट यही समझा जाता है कि आप एक मुनासिब टाइम हर आइटम को दें। अब इलस्ट्रेशन स्पेसिमन क्या है एजेंडा आइटम का, एजेंडा का। टीम मीटिंग, मेन कॉन्फ्रेंस रूम, डे डेट एंड टाइम। पर्पज ऑफ मीटिंग, मंथली क्लाइंट रिव्यू। चेयरपर्सन, उसका नाम लिखेंगे हम, आप अपने दफ्तरों के हिसाब से अपना लिख लें। एजेंडा क्या होगा, मिनट्स ऑफ द प्रीवियस या प्रायर मीटिंग जो हुई थी उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है उनको डिस्कस किया जाएगा, लोगों से शेयर किया जाएगा। अगर कोई उसके इतराज किसी का है तो उसको नोट किया जाएगा। नंबर 2, अपॉलॉजीज आएंगी। जिन मेंबर्स ने ये कहा होगा कि हम नहीं आ सकते, तो हमारी अपॉलॉजी कबूल की जाए, उनके नाम लिखे जाएंगे। फलां फलां मेंबर जो था उसने अपॉलॉजी टेंडर की थी कि मैं नहीं आ सकूँ। तीसरा पॉइंट, समरी ऑफ द लास्ट मंथ परफॉर्मेंस। क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो लास्ट मंथ की परफॉर्मेंस इसी मीटिंग के सिलसिले में उसकी समरी बयान की जाएगी। न्यू क्लाइंट रिव्यू दिया जाएगा, कौन कौन से नए क्लाइंट्स जो हैं वो हमारे कंपनी के अंदर साथ अटैच हुए हैं। न्यू कंप्यूटर सिस्टम हमने लिया है। एनी अदर बिजनेस, डेट ऑफ नेक्स्ट हियरिंग, डेट ऑफ टाइम जो है ये उसका एक स्पेसिमन है। इसके तहत आप अपनी चीजें जो हैं एजेंडा आइटम या एजेंडा की आप लिख के तो आप शेयर करेंगे। दिस इज द लास्ट ऑफ द स्लाइड ऑफ टुडेज लेक्चर। ये इलस्ट्रेशन आपने याद करनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एजेंडा की डेफिनेशन देंगे, फिर एजेंडा के अंदर जो 9 पॉइंट्स हैं उनको इस तरतीब के मुताबिक जो है आप वो ले आउट करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 2 ऑफ टुडेज लेक्चर। अब आपके कोई सवालात हैं तो प्लीज यू मे आस्क अबाउट दिस पार्ट या सेक्शन। जी फैजुल्ला साहब अलाउ करें इन्हें। सर अभी तक कोई हैंड रेस नहीं किया है सर। ये इब्राहिम पूछ रहे हैं कि ग्रेड 1 एंड अबव ये पोस्टें जो हैं ये एफपीएससी के अंडर नहीं फॉल करती। 1 2 3 4 5 ये महकमा खुद रिक्रूटमेंट करने के वो कर सकता है, उसके इख्तियारात हैं। तो कमीशन के अंदर मोस्टली जो है वो 99% 16 एंड अबव की रिक्रूटमेंट होती है। और जैसे पिछले एक क्वेश्चन के अंदर एक साहब ने पूछा था कि 14 ग्रेड की भी अपॉइंटमेंट वो ले लेते हैं, तो मैंने कहा था कि इस टाइप की स्पेशल परमिशन प्रेसिडेंट से फिर लेना पड़ती है, तो फिर जाके होगा। अदरवाइज आप 16 और 17 को ही जेन में रखें। ये 1 2 और 3 4 5 ग्रेड की जो नौकरियां हैं ये महकमे के सेक्रेटरी खुद ही कर सकते हैं थ्रू दी अपॉइंटमेंट कमेटी। इसके लिए पॉलिसी सर्च कमीशन में अगर जाना पड़े तो वो तो फिर बेचारा पॉलिसी सर्च कमीशन तो ऐसी जिम्मेदारियां शायद बड़ी मुश्किल से
पूरी कर पाए कि पूरे फेडरल गवर्नमेंट के अंदर नायब कासद रखने हैं तो उनकी इंटरव्यू कंडक्ट करता रहे। दिस इज नॉट द केस। ये नॉट बिलो, मेरा ख्याल है कि 10 ग्रेड से नीचे नहीं करते ये लोग। वो भी स्पेशल परमिशन जो है वो प्रेसिडेंट से अगर लेनी हो तो फिर ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं नहीं करते ये एफपीएससी वाले। जी, एनी अदर क्वेश्चन? देखिए, ये हमायूं क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम क्या पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा के एग्जाम में बैठ सकते हैं? हमायूं साहब नहीं बैठ सकते, वो सिर्फ सेक्रेटेरिएट के लोग होते हैं। वो लोग हाई कोर्ट के मिनिस्टेरियल स्टाफ होता है। आप लोग उसमें एलिजिबल नहीं हैं। यू पीपल कैन डायरेक्टली appear in the PMS exam if your age and qualification is according to the prescribed rules. ओपन कंपटीशन में आप आ सकते हैं। मिनिस्टेरियल कोटे वाले उनके अपने ही लोग होते हैं। इब्राहिम, ये पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा जो है, ये पीएमएस तो प्रोविंशियल एग्जाम है, इट इज नॉट फेडरल एग्जाम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की या प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की परव्यू में फॉल करता है पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा। ये वो लोग होते हैं ऑलरेडी नौकरी कर रहे होते हैं, लेकिन ये बाहर से लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सेम इज द सिचुएशन विद फेडरल सेक्रेटेरिएट। उसमें जो एग्जाम होता है वो भी जो मिनिस्ट्रीज के अंदर लोग फेडरल सेक्रेटेरिएट में काम कर रहे हैं वही एलिजिबल होते हैं उस रिक्रूटमेंट के लिए। एक कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि एजेंडा पॉइंट्स जो हैं वो तमाम पब्लिक सेक्टर मीटिंग्स के लिए होता है। यस, एजीएम जो एनुअल जनरल मीटिंग है ये तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऐसे एजेंडा आते हैं, लेकिन अ, बाकी गवर्नमेंट के तमाम महकमों के अंदर एजेंडा पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस होके मीटिंग होती है। उसको पहले सर्कुलेट किया जाता है, फिर मीटिंग होती है, मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखे जाते हैं, फिर उसकी अप्रूवल होती है। इफ देयर आर एनी एक्शनेबल पॉइंट तो जिम्मेदारी किसी की लगाई जाती है, तो वो जो है वो अ, आदिल गिल बोल रहे हैं। आदिल गिल। देन देर इज अनदर क्वेश्चन के एजीएम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग जो है, जितनी भी मीटिंग्स होंगी उन सब के अंदर एजेंडा आइटम जरूर होंगे। वही तरीकाकार है, वो एजीएम हो, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हो, वो पब्लिक सेक्टर के अंदर रूटीन की मीटिंग हो। The method is same. You will have to prepare the agenda items and circulate among the members to participate at a particular time, date and venue. और तरीका वही है सबके अंदर, वो कोई भी मीटिंग हो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग आप कह रहे हैं, हमारा तो इस तरह जो है ना कभी भी बिल वास्ता नहीं पड़ता कि हम ऑफिसर्स के साथ जाएं और एक मीटिंग में बैठें। तो ये मिनट्स ऑफ मीटिंग सर ये क्या होते हैं और इनको किस तरह से लिखा जाता है? ये काइंडली थोड़ा डिटेल में बता दीजिएगा। देखें,
ये चीज जो है ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, आप मीटिंग में जाएं या ना जाएं। जो लेक्चर नोट्स मैं आपको दे रहा हूं आगे, आज मैंने एजेंडा डिस्कस किया है, तो अगले लेक्चर के अंदर मैं मिनट्स ऑफ मीटिंग डिस्कस करूंगा। यू विल हैव ओनली टू मेमोराइज द सब्जेक्ट। एजेंडा क्या है, मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है, उसका तरीकाकार क्या है, ये आपने एज ए स्टूडेंट याद करके इम्तिहान में क्वेश्चन लिखना है अगर आ जाए तो। आपने अटेंड मीटिंग की है या नहीं की है, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जी ठीक है सर, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? ये हमायों का एक सवाल है कि कांस्टेबल्स भी एग्जाम देते हैं, तो कांस्टेबल्स जो हैं ये अपने महकमे, आईजी के महकमे के अंदर उनका अपना रिक्रूटमेंट का एक सेटअप है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट नहीं है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ये आदल गिल क्या पूछना चाह रहे थे? अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पेपर डिस्कस करूंगा। एक पेपर हर लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। तो यू पीपल आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हार्ड कॉपी ऑफ द पेपर्स, पास्ट पेपर्स, हर रोज। मतलब एक ही दफा आप डाउनलोड करके तो उसका प्रिंट निकलवा लें। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका पेपर डिस्कस करूंगा मैं समर 2023 का। ये जो मई के महीने में, गर्मी के महीने में जो हमारा एग्जाम हुआ था, उसमें जो पेपर आया था उसको डिस्कस करेंगे। फिर उससे अगले लेक्चर में उससे पिछले वाला, फिर उससे अगले में उससे पिछले वाला लेक्चर जो है, सॉरी, पेपर जो है वो डिस्कस करूंगा। और आपको कोई डिफिकल्टी होगी तो आप पढ़ के आइएगा, ताकि आप सवालात जो हैं वो पूछ सकें और क्लैरिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। जी, और कोई सवाल आपका? लगता है कि या तो आज का लेक्चर आपके सर से ऊपर से गुजर गया है, या फिर सारा समझ आ गया है। दोनों में से एक सूरत हो सकती है। नासिर अली फ्रॉम भावल नगर। रफ्यू शान फ्रॉम रहीम यार खान। जैनुल आबिदीन। फिदा हुसैन।
आज मुनसफ खान किधर है फिदा? खालिद महमूद पूछ रहे हैं कि एजेंडा और मिनट्स ऑफ मीटिंग दो डिफरेंट चीजें हैं। यस, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आज मैंने एजेंडा आपको पढ़ाया, नेक्स्ट में मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखवाऊंगा आपको, वो शेयर करूंगा। दीज आर टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। वो सुल्तान अली किधर है हमारे लिया वाले? परवेज इसहाक, अब्दुल रऊफ। फजूल साहब, लगता है लोग बहुत थक गए हैं। लास्ट कॉल फॉर एनी क्वेश्चन। पता नहीं सर, आज लोगों को क्या हुआ है सर, स्टूडेंट को कोई पता नहीं। लगता है आज थक गए हैं लोग तो। आज आज मैच भी है ना सर, पाकिस्तान का, शायद वही अच्छा, देख रहे मैच भी है। अच्छा 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 अच्छा। ये आपको सही पता होता है, आप बताते नहीं है मुझे।